جی अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। खबर से आगे और नया दौर में आपको खुशामदीद। और आज का ये एक इंतहाई अहम और खुसूसी प्रोग्राम हमने मुरतब किया है, आपकी खिदमत के में पेश कर रहे हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं वजाहत मसूद साहब। किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं, हमारे मुल्क के सफ़े अव्वल के लिखारियों और दानिश्वरों में उनका शुमार होता है। सहाफ़ी भी हैं, ऑथर भी हैं, उस्ताद भी हैं, मुहक्किक भी हैं। और हम सब के, मैं समझता हूँ कि वो इश्तराकी उस्ताद का तसव्वुर जो है वो मुश्तरका उस्ताद है बहुत से लोगों के। जी वजाहत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं ये आपसे आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान के जो दानिश्वर हैं और जिन्हें हम एक आम वो हरफ आम में लिबरल कहते हैं या प्रोग्रेसिव कहते हैं, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है बड़ी देर से, अब तो कई साल हो गए हैं, कि जी ये बिक गए हैं, ये हाइब्रिड निज़ाम के तर्जुमान बन गए हैं, ये फौज के कैंप में चले गए हैं, फौज के पिट्ठू हो गए हैं। वो आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लफ्ज इस्तेमाल करती है, टाउट और सेल आउट और ये और वो। तो बहरहाल, तो ये सवाल ये इसलिए ज़रूरी है कि बहुत से सो कॉल्ड पीटीआई से मुंसलिक अब जो दानिश्वर है वो ये इस चीज़ का हमेशा ये वो उठाते हैं, जैसे कि पाकिस्तान के मुट्ठी भर प्रोग्रेसिव लोगों की वजह से सब तगय्युरात और तब्दीलियां और इनकलाबात आते हैं और आईनी तरमीम होती हैं और कोर्ट्स बनती हैं या फेडरल कोर्ट बनती है। हकीकत ये है कि ये एक एग्जैग्जरेटेड पोजीशन है। लेकिन मैं चाहूंगा कि इसका एक इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर इसको डिबेट किया जाए और देखा जाए कि किस हद तक ये दुरुस्त है, किस हद तक ये एक इल्जाम है। जी वजाहत साहब। बहुत शुक्रिया आज़ाद भाई। देखिए, एक बात तो सीधी सामने की ये है कि जो इस मुल्क का लिबरल तबका है वो इस मुल्क के हकीकी मुजरमों को पहचानता है और उनकी निशानदेही उस वक्त करता है जब करनी चाहिए। आज भी कर रहा है। क्या रजा रबानी साहब ने या आपके इस न्याजमंद ने या किसी और साहब फिक्र ने 28वीं मजमूमा जिसका इरादा बांधा गया है, जिसके बैलून बना के हवा में फेंका गया है राय आमा का कि नब्ज जांचने के लिए 28वीं आईनी तरमीम की हमायत की। अभी पिछले हफ्ते जो मेरा कॉलम छपा है उस पर लिखा हुआ है कि हाइब्रिड निजाम नाम की कोई चीज आइन में वजूद नहीं रखती। क्या हम जिस सतह पे बात कर सकते हैं हम बात नहीं कर रहे कि साहब ये जो आपने 27वीं आईनी तरमीम में इस्लाम का दायरा सदर से बढ़ा के आर्मी के चीफ तक ले गए हैं और आर्मी के चीफ को एक नया होता जो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ 1973 में भुट्टो साहब ने दिया था। उसका मकसद ही ये था कि जो इंटर सर्विसेज जो नेवी में, एयरफोर्स में, आर्मी में कोऑर्डिनेशन है उसको दुरुस्त किया जा सके। उसको हमने मुस्तरद करके एक साहब को इस्तिस्ना दिया है। ये इस्तिस्ना बहुत बड़ी आईने, क्या हम उसकी मुखालफत नहीं कर रहे? हमारे जो अहबाब जिनके हम कदर करते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान के शायरी हैं, लेकिन जी हम तारीख से नाबलद भी नहीं हैं। तहरीक इंसाफ के दोस्त ये चाहते हैं कि हम जो कुछ 8 फरवरी 2024 को हुआ उसकी तो मजम्मत करें, लेकिन जो 25 जुलाई 2018 को हुआ उसे भूल जाए। हम तो अभी वो नहीं भूले, हम तो उसके मुखालिफ चले आ रहे हैं। हम तो जो जी 2013 से पहले 30 अक्टूबर 2011 को किया था उससे भूल उसे पकड़े हुए हैं। हम पूछ रहे हैं कि भाई मंसूर एजाज साहब कहाँ हैं? कहाँ है वो मेमो गेट वाले मंसूर एजाज साहब, वो इस कौम का दर्द खाने वाले जिन्हें यहाँ से कुछ लोग जो है उड़ के जाके लंदन में मिलते थे? वेयर इज मंसूर एजाज? वेयर व्हाट इज द जी representation of colleagues? This is what we are asking. How can we the democratic citizens of this country, democratic citizens of this country, support hybrid system? We बिल्कुल। oppose it, lock जी stock and barrel. ये दोस्त नहीं, ऐसे दोस्त बात कर रहे हैं जिनकी रेड लाइन ये है कि इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाए। बिल्कुल, इमरान खान साहब को
कानूनी अमल के जरिए रिहाई मिलती है, तो इससे ज्यादा खुशी की कोई बात नहीं, कि हमारी जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है उसके एक बड़े हिस्से को की सपोर्ट जो है इमरान साहब को हासिल है। उन्हें बिल्कुल, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि मसला इमरान खान साहब की क्या या रिहाई नहीं है। हम इमरान खान साहब पे बैत नहीं हुए 30 अक्टूबर 2011 को। हम उस वक्त भी मुखालफत कर रहे थे उन अहबाब की जिन्होंने अदलिया तहरीक की जो है दरपर्दा सरपरस्ती की थी। बिल्कुल। हम आज मुझे भाई रजा, आप तो जानते हैं मल्ल गुलाम जिलानी साहब आसफा जहांगीर के वालिद, 1979 में उनका इंटरव्यू करने गए नजीर नाजी साहब, अच्छा। और उन्होंने उनसे कहा कि साहब ये जियाउल हक साहब की हुकूमत ने, ये आखिरी दिन थे 1979 के, और वो अक्टूबर 1979 में आपको याद होगा उन्होंने सियासी जमातें बैन कर दी थी। उन्होंने कहा कि यस। आप भी अवामी लीग मगरबी पाकिस्तान के सदस्य थे, तो आपकी जमात भी बैन हो गई क्या? एक अनलाइटेड नोट उन्होंने सवाल किया था। उन्होंने बहुत जज्बे से जवाब दिया, मतलब गुलाम जिलानी ने, बहुत दबंग आदमी थे। उन्होंने कहा साहब हम आज के बैंड नहीं है, हमें याया खान ने बैन किया, हम जुल्फकार अली भुट्टो ने 75 में बैन किया, हमें सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पे पाबंदी को जो है वो कलजम करा, वो वैलिडेट किया। तो वही हम कहते हैं साहब हम आज के हाइब्रिड निजाम के मुखालिफ नहीं है, हम सिकंदर मिर्जा अयूब खान के जमाने के गठजोड़ के मुखालिफ हैं। बिल्कुल। हम याहिया खान बिल्कुल। और शेर अली खान पटौदी के हाइब्रिड निजाम के खिलाफ है। हम इस बात के खिलाफ हैं कि एक बंदे ने अपनी सदारत की तोसी के लिए और अपनी सदारत बचाने के लिए मुल्क तोड़ दिया है। हम उन्हें मुजरिम समझते हैं, हम जिन्होंने हमें ये दहशतगर्दी और तालिबान के हवाले कर दिया ताकि अपनी डिक्टेटरशिप को लॉन्जेविटी दे सके। जो आज भी हमारे, जिन्होंने ये कहा कि 18वीं आईनी तरमीम 6 निकात से भी ज्यादा खतरनाक है। इनमें से एक हाँ। साहब ने कहा कि अब मुझे बदकिस्मती से मुझे नाम लेना पड़ेगा, उन्होंने ये कहा कि सिंधी और साथ में एक मुसलमानों का एक मसलक है, उसका नाम लेके कहा कि ये हिंदू से भी ज्यादा खतरनाक है। इनको कुछ तारीख का पता नहीं होता, और ये जो है वो जो इनका ये वो जो इनको पड़ जाता आ जाता है पावर बाग, और उसमें ये इस बिल्कुल। किस्म की बातें करते हैं। लेकिन ये जो हमारे नौखेज नौजायदा अहले दानिश हैं, जो खुद को नौजवान कहते हैं, उन्हें ख्याल करना चाहिए कि एक तो ये उन्हें ये नहीं मालूम कि इस मुल्क में दानिश्वर का लफ्ज गाली कब बना। हाँ, ये भी जब बहुत जुलाई अहम। जब हम्म। जुलाई 1987 में जियाउल हक ने कहा कि दानिश्वर सेम और थोर हैं, उस वक्त जो है वो इस मुल्क के जो अमरीत के हामी थे, जो उस वक्त आपको याद होगा, ये खमीर, ये भाई, ये जिस तंदूर से आया है उसे जमात इस्लामी कहते हैं। ये हम्म। वहां से ये आईटीआई में आया था, वहां से ये मुस्लिम लीग नवाज में गया, फिर जब इसको तोड़ा फोड़ा गया तो ये काफ में आया, ये तहरीक इंसाफ में आया। हम इन दोस्तों को याद दिला रहे हैं कि हाइब्रिड निजाम के हकीकी मुखालिफ वो हैं जिन्होंने 30 अक्टूबर 2011 को मीनार पाकिस्तान पे अरेंज जलसे की मुखालफत से लेके 19 दिसंबर 2011 तक मुखालफत की, और 19 दिसंबर 2011 को आखिरी बंदा इस वैगन में सवार हुआ था, उसका नाम शाह महमूद कुरैशी था। हम तो जी। इसमें की बात करने वाले हैं। हम हाइब्रिड निजाम के हामी कैसे हो सकते हैं? हम तो बहुत। बार बार आर्टिकल 245 की बात करते हैं। आर्टिकल 245 क्या कहता है? जी। आज। ये जी है, सर। ये है मुखालफत, और ये है हमायत। जिसको पसंद आती है ठीक है, जिसको नहीं पसंद आती वो अपना पटवारी और टाउट और दीगर जो दुश्मनाम हैं वो करते चले जाए। हाँ, लेकिन मैं एक वजाद साहब, आपका तो खैर मामला बिल्कुल वाज़ेह है। आपकी तो तहरीरें हर हफ्ते पब्लिक के सामने, जिसे कहते हैं वो सामने आती हैं। और जिसे कहते हैं कोई इबाहम भी नहीं है। लेकिन एक नुक्ता नज़र जो है वो ये भी है, और कुछ हमारे उन लोगों में जो कि वैसे बड़े शदीद किस्म के जमहूरियत पसंद हैं, वो ये कहते हैं कि अगर इस वक्त चूंकि लड़ाई जो है वो इमरान खान जैसे एक सिविलियन पॉपुलिस्ट आमिराना मिजाज के लीडर और एक हकीकी आमिराना मिजाज के हामिल दूसरे शख्स के दरमियान है।
اس شخصی لڑائی میں ہم جسے کہتے ہیں ایک سویلین پاپولسٹ کو جگہ نہیں دے سکتے، جس کا 3 سال کا تجربہ یہ ہے کہ اس نے تمام 4 سال اپوزیشن، کا بھائی، 4.5 سال کا ہاں 4.5 سال بالکل، کہ بالکل. اس نے سارے جمہوری اداروں کو، سول سوسائٹی کو، میڈیا کو، اپوزیشن کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کی۔ اور جو کہ دوسرا جو جو فریق ہے، وہ تو اس کا تو عزائم بڑے کلیئر ہے شروع سے، وہ تو ہے ہی اتھارٹیرین، اور اس کو ڈیل کرنا ہم جانتے ہیں، یہ نقطۂ نظر ہے، میرا نہیں ہے، میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا، مگر آپ کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں، کہ آپ نے بھی اس کا سنا ہوگا؟ الزام نہیں ہے کہ آپ اس سے طاقت میں بات آتا ہے میرے بھائی. ہمیں کوئی ایک ایویڈنس، ہمیں کوئی ایک اشارہ، ہمیں کوئی ایک ایسی دلیل دی جائے جس سے ہمیں یہ معلوم ہو کہ عمران خان صاحب اپنے ممبران کے، جنہوں نے تخلیق کیا، جنہوں نے تراشا، اب وہ ان کے مخالف ہو گئے ہیں. وہ تو جیل کے اندر سے کہہ رہے تھے کہ میں بات کروں گا تو صرف فوج سے. میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں بھائی رضا جی رومی، 2013 میں ایک مخبوط الحواس بندہ بندوق وغیرہ لے کے اسلام آباد کی سڑک پہ آ بیٹھا تھا. اس کا نام سکندر تھا. اس نے بالکل. جو نکات اپنی بیوی کے ہاتھ لکھوا کے، وہ رضوان صاحب نامی کچھ صاحب اس وقت اسلام آباد کی پولیس کے سربراہ تھے، ان کو دیے تھے. ان میں سے ایک یہ تھا، میں فوج سے بات کروں گا. فوج کے جی اعلیٰ بالکل. افسر تھے. اگر آپ کو یاد ہو، سکندر صاحب جو حافظ آباد سے گئے تھے، جنہوں نے اسلام آباد کو یرغمالی بنایا ہوا تھا، اور جس وقت ملک کا وزیر خارجہ داخلہ چودھری سالاری خان کئی گھنٹے کے لیے غائب تھا. بالکل اس بالکل یاد ہے. سکندر کی طرح سے عمران خان صاحب کہتے ہیں میں فوج کے بندے سے بات کروں گا. تو ہم ظاہر ہے کہ اس پہ یہ ہے ان کی جمہوریت پسندی، اور یہ ہے ان کی اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کی حقیقت. اگر اس پہ کوئی بندہ جو ہے وہ انکار کرتا ہے کہ صاحب میں پاکستان کا شہری ہونے کے ناطے، ایک سیاسی رہنما ہونے کے ناطے عمران صاحب کے حقوق کو تسلیم کرتے ہوئے یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں عمران خان صاحب کو سپورٹ نہیں کر رہا. کیونکہ بالکل عمران خان صاحب جو ہے وہ انہوں نے اس طرح سے رجوع نہیں کیا، انہوں نے وہ تائب نہیں ہوئے، انہوں نے اس پہ کوئی اپالوجی سرنڈر نہیں کی، رینڈر نہیں کی، جس طرح سے میاں نواز شریف صاحب نے 93 میں اپنا جو ان کا 88 سے انفیکٹ ضیاء الحق صاحب کی موت کے بعد سے جو ان کا سیاسی نقطہ نظر چلا آ رہا تھا، وہ انہوں نے 17 اپریل 1993 کو واپس لے لیا نا، جب انہوں نے کہا میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. اس کے بعد جی میمو گیٹ والے قصے پہ جو کچھ ہوا، انہوں نے اس پہ رجوع کیا نا. عمران خان صاحب نے کب، وہ تو اپنے مخالف سیاسی رہنماؤں سے ہاتھ میں لانا پسند نہیں کرتے تھے. جس دروازے سے سیاست میں داخل ہوئے تھے، یعنی پچھلے دروازے سے، اسی دروازے سے اسمبلی میں داخل ہوتے تھے. انہیں کیسے جو ہے وہ جمہوری مان لیا جائے. بالکل ہمارے پاس بالکل یعنی ان کے ساتھ جو ان کے ہم لوگ سب، خاص طور پہ جو ناانصافیاں ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں، میں تو چین اس کا مخالف ہوں، لیکن یہ ہم نہیں کر سکتے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ہمیں وہ آئے ہوں گے نا کرکٹ کھیل کے 1995 95 94 میں سیاست میں. ہم تو اس ملک میں پرانی مار کھانے والوں میں سے ہے. جی بالکل. تو تو جب عبدالستاریدی صاحب کو بھاگ کے لندن جانا پڑا تھا، ہم تو انہوں نے آ کے جواب میں کس کا نام لیا تھا کہ مجھے حمید گل اور عمران خان کہتے تھے جی کہ جی تم جی اس حکومت کے خلاف نکلو. اور وہ نکلے. پھر 6 اکتوبر 1999 کو عمران خان اور تعلقات اس ٹرک پہ تھے، جس کے بھی 6 دن بعد جو ہے وہ پریزیڈنٹ مشرف صاحب تشریف لے آئے. بالکل لے کر آئے، بالکل لے کر اور آئے. جنہوں نے ریفرنڈم کی سپورٹ کی، اس میں جلسوں میں شریک ہوئے، اس کی حمایت کی، امیدیں یہ تھی کہ ان کو تھالی میں رکھ کے وزارت اس میں مل جائے گی. اس ملک کی ایک سیاسی تاریخ ہے، اس ملک کی ایک سیاسی روایت ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے ہی جمہوری بات ہو سکتی ہے. تو عمران خان صاحب کو سیاست کی حرکیات کا، ڈائنامکس کا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو نہ علم ہے اور نہ وہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. وہ تو میرے بھائی فیاض الحسن چوہان صاحب کو ہم بھولے نہیں، اور جہانگیر ترین صاحب کا جہاز نہیں بھولے، اور ان کا جو ہے نا وہ
मुल्क से बाहर जाके इस मुल्क के सियासी क़यादत पे, जमहूरी क़यादत पे कीचड़ उछालना नहीं भूले। उन्होंने एक बना बनाया जहन उन्हें मिला है, जो जमहूरियत से और सियासत से मुकम्मल नावाकिफ है, इस मुल्क की तारीख से नावाकिफ है, उसके पास सहारे वो करना चाहते हैं। अब उनको नजर आ रहा होगा कि वो कौन लोग हैं। मसलन मैं तो पूछता हूँ बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपको याद है ये लिबरल्स पे ये इल्जाम उस वक्त भी आया था, लेकिन मैं गिन के बता सकता हूँ कि कितने लोग थे जिन्होंने परवेज मुशर्रफ की डेवोल्यूशन और रोशन ख्याली पे जो ईमान नहीं लाए, जिन्होंने कहा बिल्कुल कि यू कैन नॉट लीगलाइज एन इलीगैलिटी। ये टाइटल था डॉन में अजीज सिद्दीकी साहब की तहरीर का, जिसके चंद रोज बाद उनका इंतकाल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल याद है मुझे। 11 100%। मई 99 को इंतकाल हुआ है। उससे उससे एक या दो हफ्ते पहले ये वैलिडेशन हुई थी परवेज मुशर्रफ साहब की, तो उन्होंने डॉन में लिखा था यू कैन नॉट लीगलाइज एन इलीगैलिटी। बिल्कुल याद है तो सर, उस वक्त बिल्कुल भी याद है। मैं बता देता हूँ कौन कौन चला गया था, कौन कौन झांसे में आया था। मैंने ही जैसे कुतुबुल्लाह शाह अयूब खान के झांसे में आए थे, अहमद फराज और हमीदा रियाज थे जो परवेज मुशर्रफ की जी हमायत कर रहे थे। उन जी दोनों जी का जी। मैं नहीं समझता कि उन दोनों का सियासी फिक्र से क्या ताल्लुक बनता है। आया माई ओपिनियन, मैं किसी की दिलाजारी नहीं करना चाहता, लेकिन ये हुआ तो है कि इस मुल्क के दानश्वर तबके ने, रोशन ख्याल तबके ने हमें मायूस तो किया परवेज मुशर्रफ की हमायत करके, और उन्होंने ही इमरान खान की हमायत करके किया। ये सियासी क़यादत है और सियासी रवायत है। ये कोई अक़द सानी थोड़ी है कि आप छुप के जाके कहीं सेरे बांध के कर लेंगे और जो नया आएगा उसके पीछे भागेंगे। अक्दे सानी ये कोई वाह अक़द वाह। सानी थोड़ी है, ये एक सियासी रवायत, एक तारीख है। जी। अच्छा इनको वजाद साहब माना जरा। है परवेज मुशर्रफ में तो कहते हैं नया चेहरा आ गया, आप फिल्म बना रहे हैं उस्ताद की कि आपने मुल्क चलाना है। नया चेहरा हाँ तो फिल्मी प्रोड्यूसर्स को चाहिए होता है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा वजाद साहब, मैं जरा आपसे अब मैं थोड़ा सा ये चाहता हूं कि अमूमी तौर पे आपने चुका कि दानिश्वर तबके ने मायूस तो किया माजी में, कुछ मकामात आए। वैसे ये बताइए कि माशरों में दानिश्वर तबके का रोल, कि पाकिस्तान जैसे माशरों में दानिश्वर तबके का रोल क्या होता है और क्या होना चाहिए, और क्या है, क्या रहा है, उसमें तफावत क्या रही है, और उसके असरात आज की माशरत, तहजीब, सियासत और जमालियात पे क्या हुए हैं? देखिए रजा भाई, हर अहद में और हर खित्ते में हर लम्हा मौजूद का एक बुनियादी सवाल होता है। जी। उस बुनियादी सवाल को आइडेंटिफाई करना और उसमें मौजूद नाइंसाफी की निशानदही करना, ये काम है दानश्वर तबके का। ये काम है राइट। जो खुद को रोशन ख्याल कहते हैं, जिन जो आइडेंटिफाई कर सके कि इस वक्त का बुनियादी अ, तजाद जो है सियासी, मुआशी, तमदनी, वो क्या है, और इसका क्या जो है इसमें ताकतवर कौन है, और नाइंसाफी कौन कर रहा है और उसकी मुखालफत की जाए। हम तो मेरे भाई भाग के अफगानिस्तान जाके नहीं बैठ सकते तालिबान के साथ, जैसे कुछ लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि वो वहां जाके वो उनके तो कुछ होंगे ताल्लुकात, हमारे तो नहीं है। हम नहीं। तो तालिबान के कभी हामी नहीं रहे। आप तो मेरे सामने बैठे हैं, आप तो तालिबान के हामी नहीं, तालिबान के हामी नहीं थे तो जो भागे कुछ हैं। हुआ वो हुआ ना। जी जो ऐसा कुछ ही हुआ है। वो हुआ ना, तालिबान के हामी नहीं थे ना। जी तालिबान जी। का हामी नहीं था ना असकर नदीम सैयद, तो उसको मारा गया। तालिबान का हामी नहीं था तो 13 साल नहीं और 3 महीने हो गए जुनेद हफीज साहिबाल की जेल में पड़ा है। और जब वो उसकी समाअत के लिए तारीख मुकर्रर होती है हाई कोर्ट में, तो ये लाहौर के वकील बुला लेते हैं साद रिजवी को, बिल्कुल बिल्कुल और बुला देते हैं। वो अदालत जो है वो बैक ट्रैक कर जाती है, वो रिट्रीट कर जाती है, और वो काज में से केस हटा लिया जाता है। इनसे पूछें, ये जो नौजवान ब्रीफलेस ब्लॉगर्स हैं, ये जो अपने आप को नौजवान कहते हैं, जिनका लीडर जो है वो अभी मेरे, अगर मैं गलती नहीं करता तो 74 बरस का हो गया है। 74 बरस के नौजवान लीडर के फॉलोअर से पूछिए कि हजूर आपकी ये दानिश है, ये है आपका तसव्वुर इंसाफ कि आप हाँ जुनेद हफीज के बारे में मैं हाँ मेरा तो ट्वीट पड़ा हुआ है कि वे राशिदा तरीन को, वो कैंसर सर्वाइवर है, शी इज ओल्ड लेडी, और उन्होंने जो है इस मुल्क के लोगों की बड़ी खिदमत की है मेडिकल के शोबे में। इनको जराए करम ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे इनको रिहा कर दिया जाए।
हमने तो बिल्कुल। राष्ट्र तो इनके बारे में कहा, इन्होंने जो कभी जुनैद हफीज का नाम लिया? जी बिल्कुल, नहीं, कभी नहीं लिया और ना लेंगे। बल्कि ये तो सरे फहरिस्त रहे हैं इस मुद्दे को सियासी इशू बनाने में और उसको पूरी तरह उससे फायदा उठाने में। आपके तो इल्म में ही है कितनी बार ब्लास्फेमी लॉ के ऊपर, खत्म नबूवत के जी। ऊपर जितना ज्यादा इन्होंने ये किया है। तो बहरहाल ये आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की, लेकिन अमूमी तौर पे मैं ये चाह रहा था कि ये भी बताएं कि क्या पाकिस्तान जैसी ममालिक में इस तबके का रोल आज उस तरह से मौसर, खैर यूं तो हमेशा ही ये दानिश्वर जो हैं पाकिस्तान के वो जेर अताब ही रहे हैं बाय एंड लार्ज, और जो जो मज़ाहमत करते रहे हैं। तो वजाद साहब, उनके आप ये बताइए कि आज के हवाले से जो दानिश्वर तबका है उसका क्या रोल होना चाहिए जी। अच्छा, आज। सैयद, वो ऐसा है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में बुनियादी सवाल यह है कि पाकिस्तान को बड़ी मेहनत से इंसानियत के बड़े धारे से काट के एक एक्सेप्शनल केस बनाया गया है। एक्सेप्शनलिज्म जहाँ जिस मुल्क में आप बैठे हैं अमेरिका में, उसमें तो एक तो सियासी तस्वुर पाया जाता है ना एक्सेप्शनलिज्म का। जी। उसका जी। तर्जमा कर रहे हैं उर्दू में, वो है खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। सही बात है, यही सही। है ना उसका तो ये तर्जमा, वो एक्सेप्शनलिज्म का इससे भी तो तर्जमा क्या हो सकता है? यही ठीक है। बात है। तो साहब, एक्सेप्शनलिज्म से हटा के इसको इल्म के, पैदावार के, मईशत के, सियासत के बड़े धारे में लाया जाए। जो पाकिस्तान अगर कटा रहता है इंसानियत के मेन स्ट्रीम से, इंसानी इर्तिका की मेन स्ट्रीम से, सियासी इर्तिका की मेन स्ट्रीम से, तो ये यरगमाली हो जाएगा उन लोगों का जो मुकामी, जो डायनामिक्स हैं, जो इक्वेशंस हैं, उनसे नाजायज फायदा उठाते हुए हम पे सवारी कर रहे हैं। हमारा अलमिया है कि हम उन ताकतवर लोगों के कब्जा कुदरत में हैं जो तादाद में कम है, लेकिन वो कुछ तारीख के हादसों से नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मिसाल के तौर पर यही बात कि भाई पाकिस्तान जिस जिस तरह का जहां साहब ने सोचा और मांगा, जिसका मुतालबा किया, उसमें तो पंजाब की तकसीम कहीं नहीं थी। तो अगर वो पंजाब की तकसीम नहीं होती तो यहाँ पे जो है वो गैर मुस्लिम आबादी इतनी कम नहीं होती कि उसे स्वीप असाइड किया जा सके, उसे उसे जो है ना निग्लिजिबल के खाते में फेंका जा सके। या ये कि यहाँ से यहाँ पे जो है ना वो सिख और दूसरे लोग जो है वो ताकतवर रियासती महकमों का हिस्सा होते, जो कब नहीं है। तो इससे जो है वो ये मैंने अर्ज किया, ये तारीख के हादसाती जो है ना नतायज, अवाकिब, कॉन्सिक्वेंसेस जो फोर्सी नहीं किए जा सकते थे, उनसे नाजायज फायदा उठाने वाले लोग हैं। और तो दानश्वर तबके का यही काम है कि वो इसकी निशानदेही करे और बताए कि नाइंसाफी कहाँ हो रही है। बिल्कुल, बिल्कुल, जब जब बहुत। जब 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 हमारा डिफेंस बजट 60% होता था 1980 तक, मुसलसल रहा है 2 साल छोड़ के 63 का 74 का। तो बिल्कुल। उस वक्त हम कहते थे कि डिफेंस बजट कम किया जाए तो हम मुल्क के दुश्मन थे। अब वो अब जो है वो हमारा डिफेंस का बजट तीसरा हिस्सा रह गया है हमारी डेट सर्विसिंग का। इट इज वन दरुस्त। थर्ड डेट सर्विसिंग। और ये 47% था पिछले बरस बजट में। हमारे कुल बजट का 47% कर्जों की वापसी में जा रहा था। जैसे हम आज से 30 वर्ष 35 वर्ष पहले मुतालबा करते थे कि डिफेंस बजट को अपनी बिसात में लाया जाए और इसको आवाम की फलाह पे खर्च किया जाए, उसी तरह से हम अब कहते हैं कि साहब ये जो कर्जे लिए हैं 2018 की जुलाई से लेके 2022 तक, इनका ऑडिट किया जाए। सही। बिल्कुल सही। मालूम होना चाहिए कि ये पैसे कहाँ लगे हैं, इनका ऑडिट होना चाहिए। उससे पहले भी जो 15 साल का, 20 साल का, 30 साल का कर्जों का ऑडिट किया जाए, बिल्कुल। हजू कहाँ लगे। बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये ऑडिट होना चाहिए। और ये इस तरह की जो मुतालिबात हैं वो सिविल सोसाइटी ही कर सकती है, और उसमें जो वो लोग जो कि महारत और एक्सपर्टीज रखते हैं वही आगे लोगों को राह दिखाते हैं। वे एक एक तरह से अवाम को भी और हुक्मरान तबकों को भी, बल्कि। तो एनीवे बजाज साहब, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू हम जारी रख रहे हैं, इसका दूसरा पार्ट नाजरीन कल पेश होगा।
اور تب تک کے لیے خدا حافظ.